नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ है सैयद मुर्तजा और आज हम बात करेंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। देखिए, हम नहीं कह रहे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में ट्विटर पर घमासान मचा हुआ है। कल रात में जो यूक्रेन ने हमला किया रूस पर, उसके बाद से लोग ये मान रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ है जिसके बाद रूस जरूर रिटेलिएट करेगा, यूक्रेन पर हमला करेगा और ये लड़ाई बढ़ती चली जाएगी। पहले मुर्तजा से समझते हैं कि ये हुआ क्या, किस तरह से ये हमला हुआ। देखिए, 3 साल 3 महीने ये युद्ध जो है चल रहा है और 1 जून को जो हमला होता है रशिया के ऊपर, 5 बेस पे टारगेट बनते हैं जो ज़ेलेंस्की के, उनमें से 2 बेस पर वो हमला करने में कामयाब रहते हैं। और ये बेस ऐसे हैं जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हमला ऐसा होता है जो जख्म अभी तक पुतिन को नहीं मिले थे इस युद्ध में, वो ज़ेलेंस्की ने 1 जून को दिए हैं। उनके सबसे बड़ी फ्लीट जो है न्यूक्लियर बॉम्बर्स की, उस पर ड्रोन अटैक हुए हैं। और ये कौन से ड्रोन हैं? ये वो ड्रोन है जो $4 से $5000 के मिलते हैं ऑनलाइन। मतलब और बहुत सस्ते इक्विपमेंट इस्तेमाल करके, बहुत सस्ते ड्रोन इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक हमला किया। हाँ, बताया जा रहा है $7 बिलियन का नुकसान हुआ है रूस को। और ये देखिए कि इस हमले की तैयारी जो है पिछले 1.5 साल से चल रही थी। और ये वॉर इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि भाई, जो दुश्मन को आप कम से कम जरियों से आप ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, और वो ये काम ज़ेलेंस्की ने करके दिखाया है। और ये चाहे हम इसे पुतिन या ज़ेलेंस्की, हम किसी के पक्ष नहीं लें, लेकिन एक मिलिट्री ऑपरेशन की नज़र से देखें तो ये बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है। मिलिट्री के, जैसे उन्होंने बताया कि मिलिट्री की नज़र से देखें तो कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दबाव बनता जा रहा था ज़ेलेंस्की के ऊपर ट्रंप की तरफ से कि उन्हें निगोशिएशंस करने और किसी भी तरह से इस लड़ाई को ख़त्म करना है। अब टर्म्स जो थी वो उनके फेवर में नहीं थी। पुतिन जो है वो अपना रौब दबदबा बार बार दिखा रहे थे। जितनी भी मैंने मीटिंग्स देखी, जितनी भी हम लोग बातचीत देख रहे थे, उसके अंदर ये था कि रूस का ये कहना था कि जितना एरिया हमने कब्जा लिया है वो तो हमारा है, उसके अलावा और हमें यूक्रेन से क्या लेना है, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। इस हमले ने उस डायनामिक को बदल दिया। आप समझिए, लड़ाई का रुख जो है वो एक तरह से बदल चुका है। अभी स्टेलमेट चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, इधर से हमले होते थे, उधर से हमले होते थे, लेकिन इस हमले ने इस लड़ाई की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। इस हमले की जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, जो प्लानिंग थी, वो बहुत इंपेकेबल थी। 1.5 साल की प्लानिंग, और पुतिन की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गई। अब पुतिन, रूस जो है पिछले 3 साल से अगर युद्ध लड़ रहा है, उसका पूरा फोकस यूक्रेन के ऊपर है। लेकिन जो डीप इनसाइड रशिया, मतलब 4000 किलोमीटर दूर अगर यूक्रेन हमला कर रहा है, रूस उसे नहीं रोक पाया, तो ये पुतिन की इंटेलिजेंस या रशिया की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और एक बात इसमें ध्यान रखनी होगी कि अब ज़ेलेंस्की जो है वो पुतिन के एकदम समानांतर नजर आ रहे हैं, समानांतर नजर आ रहे हैं। और मुझे एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग याद आई इस हमले के बारे में पढ़कर। मोसाद ने जो हिजबुल्लाह का पेजर ऑपरेशन किया था, करीबन प्लानिंग उतनी ही लंबी तवील प्लानिंग थी, बहुत लंबे समय तक प्लान किया गया और एग्जीक्यूशन परफेक्ट था और परफेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूट किया गया। उस समय एग्जीक्यूट किया गया जब सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर बेस में मौजूद थे। बिल्कुल। अब ये जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, देखिएगा ये आने वाले वक्त में दुनिया भर की सेना में, स्पेशल ऑपरेशंस में ये पढ़ाया जाएगा। जितने भी जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वहां पर इस तरह के ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जाता है। हम पिछले 5-6 साल से नेट पे इस तरह की चीज देख रहे थे कि ड्रोन ऑपरेशन कैसे बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं और दुश्मन की टेरिटरी के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब सोचिए कि जो अरबों डॉलर के जो जहाज हैं या दूसरे आपके फ्लाइंग मशीन्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं? $5000 के एक मामूली से ड्रोन से जो इंटरनेट पे मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, उसके जरिए अगर कोई सुपर पावर को इतना बड़ा जख्म दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, एनिमेशन के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन को अंजाम दिया किस तरह से गया था, क्योंकि बहुत मेटिकुलस प्लानिंग थी। आपको पहले उन ड्रोन्स को रशिया में पहुंचाना है, ये ज़ेलेंस्की के लिए आसान काम नहीं था। किस तरह से उन ड्रोन्स को पहले रशिया में पहुंचाया गया, रशिया में अलग अलग जगहों पर उन ड्रोन्स को रखा गया और उसके बाद उनको लकड़ी के कैबिनेट्स में छुपाया गया और फिर ट्रक के जरिए, इस तरह के ट्रक्स के जरिए जिसमें ये लकड़ी के कैबिनेट्स थे, जिनकी छत पर वो ड्रोन्स मौजूद थे, और वो छत से ड्रोनों को एक साथ दरवाजा खोल के निकाला गया और फिर वो ड्रोन्स एयरबेस पर पहुंचे और वहां जाकर हमला किया।
और आप समझ सकते हैं किस तरह के टारगेट्स थे TU-22, TU-95, इनके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन ऑपरेशन की प्लानिंग जो थी वो बेहतरीन, फूल प्रूफ थी। मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत बड़ा टेक्टिकल जीत है। देखिए, हमने ड्रोन ऑपरेशंस जो देखे हैं युद्ध में, वो सबसे पहले हमने 2020 में देखे अजरबैजान और आर्मीनिया के युद्ध में। बिल्कुल। उस वक्त जब ड्रोन ऑपरेशन हो रहे थे तो लगा था कैसे जंग बदल रही है। और इसको अगर हम देखें रूस और यूक्रेन के बीच में, तो इसको जेलेंस्की ने जितने कामयाबी से इस्तेमाल किया है, जितना ज़्यादा हमले ड्रोन से जेलेंस्की ने किए हैं रशिया के ऊपर, उतने बड़े पैमाने पर रूस ने भी नहीं किए हैं। उसने ज़्यादातर क्रूज मिसाइल दागी हैं, और जो छोटे छोटे ड्रोन हैं जो 5 से 10 किलोमीटर के दूरी पर ऑपरेट करते हैं। अब ये जो ड्रोन है, इसको हम बोलते हैं FPV ड्रोन, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू। एक ऑपरेटर होता है जिसके पास ड्रोन का कंट्रोल होता है, और वो जो है ड्रोन में जो कैमरा होता है उसके जरिए वो अपने टारगेट को ट्रैक करता है, और उस जगह तक जब ड्रोन पहुंचता है तब वो देखता है कि हाँ, क्या ये हमला किया सकता है कि नहीं। और हमले के जो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत ही टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। आप समझिए जो बेसिस हैं वो बहुत दूर हैं। अगर आप हवाई जहाज से हमला करने की, फाइटर जेट से हमला करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको और ज्यादा चीजें उसके अंदर स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होगी। लेकिन यहां पर 4300 किलोमीटर दूर थी बेलाया एयरबेस, और करीबन 2000 किलोमीटर दूर थी ओलेना एयरबेस। मतलब आप समझिए कि 4-4.5 हजार किलोमीटर दूर एक एयरबेस को निशाना बनाया गया, और बहुत ही शानदार और कम बजट के अंदर यह काम किया गया। ये जो इतना अंदर चोट पहुंचाई गई है, ये टैक्टिकल फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, या उन्होंने सोचा ही नहीं था कि यूक्रेन ऐसा कर पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात थी हमने फासला देखा, 4,500 किलोमीटर करीब है। अब इतनी दूरी पे किसने सोचा नहीं था कि यूक्रेन यहां पहुंच जाएगा। उसने कुर्स्क में हमले किए हैं, बेलग्राद में हमले किए हैं। ये वो जगह है जो कुछ 100 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से। वहां पर उसके जो UJ-22 टाइप के ड्रोन हैं जो 700-800 किलोमीटर की रेंज रखते हैं, उसने वहां पे उससे पहले कई हमले किए हैं। मॉस्को तक भी उसके ड्रोन गए हैं। लेकिन इतने फासले तक यूक्रेन के ड्रोन कैसे पहुंचेंगे, इस बारे में पुतिन के कमांडर्स वो पूरी तरह एकदम से कहा जाए तो ब्लाइंड थे। और ये दूरी इतनी है कि यहां पर इतनी दूरी पर कोई फाइटर जेट भी जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। उसको रिफ्यूलिंग चाहिए होगी, वो तब हमला करेगा। अब यहां पर देखिए जो हमने बताया कि ट्रक में कैसे ड्रोन लाए गए और उनको वहां से लॉन्च किया गया। अब ये दोनों एयरबेस जो हैं ये कोल्ड वॉर के दौर के हैं, जब बैरेंट सी नॉर्थ में ओलेना एयरबेस है और इरकुत्स्क बेस एयरबेस है, जहां पर रशिया की जो परमाणु जो बॉम्बर्स की फ्लीट है वो तैनात की गई है। और इन दोनों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यूक्रेन पर जब बड़े ऑपरेशंस होते थे तो यहीं से उड़ के जहाज जाते थे और वो क्रूज मिसाइल दागते थे। देखिए, इस ऑपरेशन से आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में जापान ने हमला किया था, पर्ल हार्बर एक आइलैंड था यूएस का, और वो इतना ही सरप्राइजिंग अटैक था जितना ये है। उसका भी जो स्केल था वो बहुत ज़्यादा था। करीबन हज़ारों की तादाद में जो यूएस मरीन्स थे उनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा सैकड़ों अमेरिकी जहाज़ों को नुकसान हुआ था। तो इस हमले के बाद ये बात रेजोनेट कर रही है। अगर आप एक्स पे जाएंगे या सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो लोग इसे पर्ल हार्बर के अटैक से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान जो है वो उसी लेवल का हुआ है। अब जो जहाज जिनका जो नुकसान पहुंचाए गए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले TU-22 को देखते हैं। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, बहुत महंगी हैं और बहुत ज्यादा इनके अंदर जो है वो लगता है। देखिए, अब ये न्यूक्लियर बॉम्बर है, इनकी रेंज हजारों किलोमीटर्स में होती है। और रूस ने ये खास बनाए हैं अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, मतलब कि ये अमेरिका की रेंज तक ये फायर करें बॉम्ब जो हैं या मिसाइल जो हैं, ये खास इसके लिए बनाए गए हैं। अब ये बॉम्बर जो हैं इस वक्त जैसे बताया है कि ओलेना एयरबेस और बेलाया एयरबेस पे तैनात हैं। इन बॉम्बर्स में सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सुपरसोनिक बॉम्बर है। सुपरसोनिक बॉम्बर है। 23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से ही उड़ सकता है। सुपरसोनिक है, मतलब साउंड की रफ्तार से भी ज्यादा, मैं आवाज की रफ्तार जितनी होती है उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से ये फाइटर जेट उड़ सकता है। आवाज की स्पीड जो होती है वो 300 मीटर प्रति सेकंड होती है। ओके। अब ये जो है करीब, अब इसको हम किलोमीटर्स में करें तो ये 1000
72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आमतौर पे होती है जो सुपरसोनिक की जाती है। अब ये उससे दुगनी स्पीड से उड़ता है। उससे भी दुगनी स्पीड से, दुगनी मतलब स्पीड से उड़ता है। आवाज की रफ्तार से भी दुगनी स्पीड से ये उड़ता है। तो ये तो T-22 की बात हो गई। T-95 इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इससे भी ज्यादा बड़ा जहाज नहीं, होता है। सोफिस्टिकेटेड नहीं है क्योंकि ये जेट इंजन से चलता है। ये ज्यादा तेज चलता है। TU-95 हम देखेंगे, TU-95 जो जहाज है वो रशिया ने 1960 के दशक बनाया था। अच्छा। मतलब कि वो मशीन जो है आज की तारीख से देखें तो वो 60 साल से ज्यादा पुरानी है। बहुत सारे गेम्स में दिखाई देता है ये, वीडियो गेम्स है जो बिल्कुल, बिल्कुल। मिलिट्री एयरक्राफ्ट से जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें जब B-20 ये बम्बर आता है तो इसका मतलब होता है कि अब पूरा इलाका जो है वो तबाह हो जाएगा। और ये इसके बारे में मैं T-22 के बारे में आपको एक फैक्ट बताऊं। 1990 के दशक में T-22 जो था वो भारत को एक तरह से ऑफर पे था। भारत वो जहाज ले सकता था, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की कोई खास दिलचस्पी दिखाई नहीं, इसलिए वो नहीं ले गया। अब TU-95 की बात करते हैं। TU-95 की स्पीड जो है वो 650 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये कुछ ज्यादा स्पीड नहीं है। उसकी वजह है कि इसमें टर्बो प्रॉप जो इंजन है वो लगा हुआ है, जेट इंजन नहीं है। लेकिन इसके इंजन, जब ये जहाज हजारों फुट की ऊंचाई पे होता है तब इसके इंजन की आवाज, इसके जो पंखे हैं उनकी आवाज सुनकर कहा जाता है कि नीचे से जो लोग जानते हैं जहाज को वो पहचान लेंगे कि TU-95 जा रहा है। ओके, मतलब इस तरह का प्रॉपलर की आवाज होती है, जो ये जेट्स लगे हुए हैं उनकी आवाज इस तरह की होती है कि नीचे पता चल जाता है कि कितना बड़ा जहाज, बहुत मैसिव है, बहुत मैसिव है, बहुत बड़ा है। मतलब अगर एविएशन इंडस्ट्री में देखें तो इसे कहाँ रैंक करेंगे हम? देखिए, ये सबसे पुराना जहाज है और इसका वजन तो 15,000 किलो के आसपास का बम उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है रशिया का एक तरह से मेन स्टे है जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की फ्लीट में। और नेटो के आसपास जब भी कभी ऐसा होता है कि इस जहाज को पेट्रोलिंग भेजा जाता है तो वो काफी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जहाज जो है वो किस तरह के बॉम्ब्स वगैरह लेके उड़ सकता है। देखिए, इसकी रिफ्यूलिंग के बाद रेंज जो है वो 8,500 किलोमीटर है। मतलब काफी लंबी रेंज है, काफी दूर तक जा सकता है। और इसके साथ सिक्योरिटी के लिए जो होते हैं वो सुखोई जो विमान है, जेट हैं, वो इसके साथ रहते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसको एयर कवर देने के लिए। जैसे मुर्तजा ने बताया 15,000 किलो का बम और मिसाइल इसमें जा सकते हैं। अब आप समझिए, अगर 15,000 किलो का ऑर्डिनेंस कहीं पे गिरेगा, 15,000 किलो बम कहीं पर गिराए जाएंगे तो उस इलाके का क्या हाल होगा। इसीलिए इसको फ्लाइंग डेथ भी कहा जाता है कि ये उड़ती हुई मौत है एक तरह से। जब वो आसमान में आती है तो इसका मतलब है पूरा इलाका सपाट हो जाएगा। इंडिया के पास इसका नेवल वर्जन, जो एक नेवल वर्जन मैं कहूंगा कि वो टोई के रिकॉग्निशंस के लिए इस्तेमाल किया था, वो था TU-142। उसको रशिया ने क्या किया कि इसी को बॉम्बर्स के लिए इस्तेमाल, बॉम्बिंग मिशन के इस्तेमाल किया और वो TU-95 बन के हुआ। अब इस जहाज को काफी अपग्रेड किया गया है, इसमें नए इंजन लगाए गए हैं। लेकिन अब देखिए कि इतना खर्चा पुतिन ने किया, अरबों डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन हुआ क्या नतीजा कि ज़ेलेंस्की ने कुछ $1,000 के ड्रोन उड़ाए और 4,000 किलोमीटर जाकर इसको तबाह कर दिया। और यही शायद सबसे बड़ा आपको इस वक्त दिखाई देगा कि जो हमारा वॉरफेयर है, जो लड़ाई है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि जो लड़ाई है उसका ढंग और उसके तरीके बदल रहे हैं और रिजल्ट्स भी फिर वेरी करते हैं। अब यहाँ पर आप इतने बड़े जहाज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, रॉब डालने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इफेक्टिव कितना है ग्राउंड पे? बमबारी करेगा तो डेफिनेटली इफेक्टिव होगा, लेकिन जिस तरह से छोटे से ड्रोन से, FPV ड्रोन्स होते हैं, आपने देखा होगा लोग चश्मा लगाते हैं और रिमोट लेके बैठे होते हैं, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे आप उस ड्रोन में मौजूद हैं और वो आप उड़ा रहे हैं। अगर कभी आप उड़ाएंगे तो आपको एहसास होगा उस तरह का। वीडियो गेम की तरह, वीडियो गेम की तरह है कि आप लेंस लगा लेते हैं और आप उसमें बैठ जाते हैं और उड़ाते हैं, तो बहुत सटीक होता है, आप निशाने पर बहुत सही तरीके से पहुंच सकते हैं। तो किस तरह से छोटे ड्रोन से इतने बड़े जहाज को मार गिराया गया, ये अपने आप में वॉरफेयर का, जैसे मुर्तजा बार बार कह रहे हैं कि आगे कभी पढ़ाया जाएगा वॉरफेयर के बारे में, मिलिट्री के बारे में पढ़ेंगे तो इस ऑपरेशन के बारे में जरूर पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और अब देखिए, ये जो हमला हुआ है ना, इसके बाद जो ड्रोन को लेकर जो कई गलतफहमी थी कि भाई ड्रोन को आराम से मारा जा सकता है या फिर ड्रोन को रोका जा सकता है और एक अच्छे एयर डिफेंस के आगे ड्रोन नाकाम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस तरह के ड्रोन जो हैं वो किस तरह की गाइडेंस के साथ चल रहे हैं। अब आजकल की जो ड्रोन, ये जिस तरह के ड्रोन इस्तेमाल किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो वॉरफेयर है उसको इसने जो कंट्रोल जिस तरह किया जाता है, इसने उसका तोड़ निकाल लिया। अब कैसे किया? इसमें एक वायर गाइडेड ये ड्रोन थे, जो FPV जो ऑपरेटर था, ऑप्टिकल फाइबर हाँ, गाइडेड, उसने क्या किया कि उसको उसमें तार लगी हुई थी और
अगर आपका ड्रोन जो है वो आपके तार से जुड़ा हुआ है, यानी आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उसके जरिए उसको जैम नहीं कर सकता, तो जैमर यहाँ पे फेल हो जाता है। जैमर फेल हो जाता है। तो मैं जैसे बार बार कह रहे हैं कि वॉरफेयर का तरीका बदल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, रूस ने बहुत सारे ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं इस लड़ाई के अंदर। मेरे ख्याल से यूक्रेन से ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। शाहिद ड्रोन्स का बार बार जिक्र होता है कि ईरान के शाहिद ड्रोन रूस इस्तेमाल कर रहा है। शाहिद एक अलग कैटेगरी का ड्रोन वो है, कामिकाजे ड्रोन है। कामिकाजे ड्रोन है, अटैक ड्रोन हाँ, है। और उसके लिए उसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। लेकिन अब ये है कि इस तरह के ड्रोन जो हैं, जो अभी ज़ेलेंस्की ने इस्तेमाल किए हैं, यूक्रेन ने इस्तेमाल किए हैं रूस के अंदर, उसकी एप्लीकेशन अलग है। उसकी एप्लीकेशन हमने देखा कि ट्रक से कैसे निकला और वो 6 या 7 किलोमीटर के फासला तय किया उसने और वहां जाके अपने टारगेट पे उसने हिट किया। अब जो कामिकाजे ड्रोन है, जो जिससे हम बताया शाहिद, इसकी 2 फैक्ट्री रूस में लग चुकी हैं। एक फैक्ट्री तो जो S-400 मिसाइल जो बनाता है कंपनी, वही बना रही है। तो अब रूस जो है इसको लेकर बहुत सीरियस है, जो ड्रोन को लेकर, और उसने शाहिद ड्रोन अपने यहाँ बनाने शुरू कर दिए हैं। अब फर्क इसमें यह है कि वो एक फिक्स्ड विंग वाला ड्रोन है और वो अपने टारगेट पे जाके फटता है। ये जो ड्रोन इस्तेमाल किया है, इसमें ग्रेनेड लगे होते हैं और ये अपने टारगेट पे ऊपर जाकर मंडराता है और वहां से ये ग्रेनेड जो है छोड़ देता है। तो ये अपने टारगेट को हिट करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस जो स्ट्रेटजी थी, ये जो टैक्टिक्स हैं लोकल लेवल पे जो होती हैं, इसको इजाद सबसे पहले किसने किया, सोचिए। किसने किया था? इसको ISIS ने सीरिया में किया था। अच्छा। हाँ, ISIS ने शटल कॉक ग्रेनेड बोलते हैं। ग्रेनेड में शटल कॉक का जो पिछला हिस्सा था उसको लगा के ये ड्रॉप करते थे ताकि वो अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पे गिरे। अब इसको इम्प्रोवाइज करके अब इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो बैटलफील्ड में भी इम्प्रोवाइजेशन किस तरह से जंग का रुख बदल सकता है, ये हमने देख लिया। अब मैंने आपको बताया कि पर्ल हार्बर इवेंट से इसे किया जा रहा है। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका जंग में कूद गया था और उसके बाद जापान पे जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, वो अपने आप में एक ऐसा इवेंट है जो आज तक हमारे जहन में, जो लोग भी उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, वो एज्ड है। और यहाँ पर भी अब कल कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कल या 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि रूस रिटेलिएट ज़रूर करेगा। ये हमला एक तरह से पुतिन के जो फौजी कमांडर्स हैं उनको एक चैलेंज है, उनको एक तरह से एक बहुत बड़ा आघात दिया गया है, उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है। और अब उस चैलेंज के बाद रिटेलिएशन क्या होगा, और उस रिटेलिएशन के बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब रूस के पास कुछ और बचा ही नहीं है सिवाय न्यूक्लियर अटैक के। अगर ऐसा हुआ तो रीराइट हो जाएगी हिस्ट्री। देखिए, अभी उसने 5 बेस पे अटैक किया है, मतलब 5 बेस के आसपास उसके ऐसे जो सीक्रेट एसेट्स है, जो हम ट्रक की बात कर रहे हैं, वो मौजूद थे। अभी हमें नहीं मालूम कि आगे भी ऐसा अटैक हो सकता है। तो अगर रूस रिटेलिएट करेगा, हो सकता है कि हम ऐसी अटैक की एक सेकंड स्टेज देखें जो रशिया में हो। मतलब स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स भी हो सकते हैं। आप रूस अटैक करे, यूक्रेन करे, क्योंकि जब प्लानिंग 1.5 साल पुरानी है तो हो सकता है कि और भी चीज़ें, जैसे मुर्तज़ा कह रहे हैं कि उस तरह के और ट्रक्स, लोडेड ट्रक्स मौजूद हों जिनके अंदर इस तरह के ड्रोन्स हो, और जगहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये युद्ध जो है, ये लड़ाई जो है, वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गई है और पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल है। हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब की नज़र रखने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। पर्ल हार्बर के बाद जिस तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद वर्ल्ड वॉर की नौबत ना आए।